Hello friends, in this video we are going to discuss another numerical problem from the chapter of refraction and dispersion through a prism from book Newton ISC Physics. The question reads, the refracting angle of a glass prism of refractive index 1.45 is 60 degree. At what angle should the light ray be incident at the first face of the prism so that it emerges at the second face just parallel to the face? Students, before I start discussing this numerical problem, this is a classic numerical problem, and with this numerical problem I would like you to introduce to two very important terms that are often associated in refraction through a prism. The first term happens to be the refracting angle for a prism being 60 degree. तो बच्चों यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का आपको 60 डिग्री दे रखा है, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 60 डिग्री। ये जो 60 डिग्री लिखा हुआ है, कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में इस तरह के प्रिज्म को एक टर्म से कॉल करते हैं, वो टर्म है रेगुलर प्रिज्म। तो बच्चों, पहली चीज जो मैं आपसे चाहूंगा, जो आपको लर्न करना है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, वो ये टर्म समझना है, रेगुलर प्रिज्म। तो जब कभी आपके टेस्ट में, आप किसी किताब के सॉल्यूशन में, किसी किताब के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर टर्म आपको रेगुलर प्रिज्म मिल रहा है या इक्वी एंगुलर प्रिज्म मिल रहा है, तो बच्चों आपको ये समझना है कि ऐसे प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी वर्टेक्स एंगल होता है बच्चों, वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एक प्रिज्म है और अगर इसका वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री है तो ऐसे प्रिज्म को आप रेगुलर या फिर इक्वी एंगुलर प्रिज्म कहते हैं। तो एक तो ये टर्म मैं चाहूंगा कि यू ऑल शुड बी एबल टू ग्रास्प, अंडरस्टैंड एंड कीप इन योर माइंड। अनदर थिंग, यहां पे न्यूमेरिकल में या इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि दैट द रिफ्रैक्टेड रे और रादर द इमर्जेंट रे, नॉट द रिफ्रैक्टेड रे, द इमर्जेंट रे ट्रैवल्स पैरेलल टू द फेस ऑफ द प्रिज्म। बच्चों, जब कोई इमर्जेंट रे ट्रैवल करती है पैरेलल टू द फेस ऑफ द प्रिज्म, तो ऐसे इमर्जेंट रे को हम कई बार प्रॉब्लम फ्रेमिंग में लिखते हैं, इमर्जेंट रे ग्रेजेस एट द सरफेस। तो बच्चों, ये जो एक टर्म है ग्रेजेस एट द सरफेस, ये वर्ड मैं और चाहता था कि आप इंट्रोड्यूस हो जाए, आप समझ लें कि ग्रेजिंग एंगल और ग्रेजेस एट द सरफेस का मतलब क्या होता है। यानी अगर मैंने कोई रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है, और वो रे ऑफ लाइट प्रिज्म के पहले फेस ए बी से स्ट्राइक करती, लेट मी कॉल दिस प्रिज्म एज ए बी सी, और ये रे ऑफ लाइट प्रिज्म के पहले रिफ्रैक्टिंग एज ए बी से स्ट्राइक करती है, सफर करती है रिफ्रैक्शन को। ये रिफ्रैक्टेड रे है बच्चों, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये रे हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और जो मेरी इमर्जेंट रे है बच्चों, ये नॉर्मल टू द फेस एसी है, ठीक है। और जो हमारी इमर्जेंट रे है बच्चों, देखो वो सरफेस के पैरेलल जा रही है, फेस एसी के पैरेलल निकल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इमर्जेंट रे है, दिस इज माय इमर्जेंट रे, और इमर्जेंट रे कैसे जा रही है, इमर्जेंट रे travels parallel to the face AC, so the angle of emergence happens to be 90 डिग्री। तब मैं कहता हूं कि रे, इमर्जेंट रे, इसको एक और तरीके से कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, इमर्जेंट रे grazes the face। तो कई बार इसको इस तरह से भी लिख देते, कई बार कहते हैं इमर्जेंट रे ट्रैवल्स पैरेलल टू द फेस ऑफ द प्रिज्म, सो एंड सो। So try to understand these terminology that gets associated with the
a refraction of light through any prism. Now friends, all the angles that the incident ray, normal or incident ray, or the refracted ray, or the emergent ray makes, these all the angles are always measured from the normal. So बच्चों देखो, ये नॉर्मल से एंगल R1 है, ये नॉर्मल से एंगल R2 है, ठीक है, और ये नॉर्मल से एंगल बना हुआ इमर्जेंट रे। आप देखोगे कि मैं हमेशा एरो उस पे फिनिश कर रहा हूं जिस पे एंगल कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, नॉर्मल से, फिनिश किस पे कर रहा हूं, जिस पे एंगल बन रहा है, यानी इमर्जेंट रे से या नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे पे, सो एंड सो ऑन. Also I have told you that in case of prism, the ray of light suffers two successive refraction, ठीक है, one through the face AB and another through the face AC. So what I am going to do, I am going to apply Snell's law successively, one for the face AB and another for the face AC. So let's now begin with this particular numerical problem. I hope the terms that I just now told you are very clearly understood by you all, and probably you can keep or retain these terms in your memory for a longer period of time now. So let's try to start with the numerical problem, discussion of the very numerical problem number 12. As I just now told you, the ray first suffers a refraction at the face AB. So what I am going to do, I am going to apply the Snell's law for face AB, for the face AB. तो बच्चों फेस AB पे ये पहली वाली मीडियम एयर है, तो मैं इसको एयर मार्क कर देता हूं, क्योंकि कुछ कहा नहीं है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये एयर में रखा हुआ है। और ये जो मीडियम है ये हमारा ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 दिया है, और फिर इसके बाद वापस से रे एयर में निकल जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है बच्चों वो 1 होता है, ये कांस्टेंट है, ध्यान में रखना होगा आपको। चलिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू आई साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्नेल्स लॉ को इस तरह से याद रखने से यू विल ऑलवेज हैव अ edge with other students, and it becomes easy and becomes easier for you to remember the Snell's law also. So mu I is the refractive index of the medium in which the incident ray is traveling. So बच्चों यहाँ पर incident ray किस medium में travel कर रही, air में, so यहाँ पे air का refractive index लगाया 1, sin I मुझे मालूम नहीं है क्या angle of incidence होना चाहिए, तो I'm just putting it as I is equals to mu r. What is the refractive index of mu r? That is 1.45. और जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है जिससे रे फेस AC AB से टकरा के निकली हुई है, that is sin r1. This becomes my first equation. अब इसके बाद रे ऑफ लाइट फेस AC से भी रिफ्रैक्शन सफर करती है, तो मैं स्नेल्स लॉ ऑफ फेस AC के लिए लगाऊंगा। तो let's apply the Snell's law for face AC of the prism. अब बच्चों AC of the prism के फेस AC of the prism के लिए Snell's law लगा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली रे देख रहे हो जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, यानी रिफ्रैक्टेड रे जो थी ये फेस AC के लिए इंसिडेंट है, और ये वाली जो रे ऑफ लाइट है यानी इमर्जेंट रे जो है, मैं ओवरराइट कर रहा हूं इसके ऊपर, ये वाली रे जो है बच्चों ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। सो इंसिडेंट रे किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ग्लास में, तो म्यू ऑफ ग्लास इनटू साइन आई, साइन इसमें क्या है R2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू, अब हमारी देखो जो रिफ्रैक्टेड रे है यानी इमर्जेंट रे है वो किस मीडियम में जा रही है, वो एयर में जा रही है, तो मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा यानी म्यू ऑफ एयर, और किस एंगल पे निकल रहा बच्चों वो E पे, तो उसको मैं अभी साइन E लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना दे रखा 1.45, साइन R2 जो कि मुझे पता नहीं है अभी, इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। और देखो बच्चों यहां पर जो रे निकल के आई है
तो उसमें एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना बना है बच्चों? तो एंगल ऑफ इमर्जेंस जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बना है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री कितना होता है बच्चों? 1। तो साइन R2 को अब मैं फाइंड कर सकता हूं यहां से, और साइन R2 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाती है? 1/1.45। तो चलिए इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। 1/1.45 की वैल्यू कितनी? ये निकल के आ रहा है 0.690, और यहीं से R2 की वैल्यू तो मेरे पास निकल के आ जाएगी 43.6। प्लीज यूज कैलकुलेटर टू कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज। बच्चों दो चीजों को और मैं बताऊंगा, कोशिश कीजिएगा हमेशा एंगल अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 1 2 3, यानी 1 dp तक हमने लिखा, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें। डिग्रीज का साइन लगाना कभी मत भूलिएगा। चलिए, तो R2 की वैल्यू आपने निकाल ली। यहां आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अगर मुझे R2 नोन है तो आपको मालूम होगा, जब हम लोगों ने थ्योरी की क्लास में डिस्कस किया था कुछ रिलेशनशिप्स, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स फ्रॉम ज्योमेट्री, और उसमें हम लोगों ने निकाला था कि R1 प्लस R2 जो होता है बच्चों वो A के बराबर होता है। तो R2 आपको पता है, तो यहां से आप R1 निकाल लेंगे, तो R1 विल बी इक्वल्स टू 60 माइनस 43.6 डिग्री। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो R1 की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 16.4 डिग्रीज के बराबर है। Once I know this value of R1, I can put it into this particular equation number 1. What is that equation? Sin I is equals to 1.45 times sin R1. R1 कितना है बच्चों? That is 16.4. कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर की मदद से, जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 0.410, और इससे एंगल I जो होगा वो निकल के आ जाएगा 24.1 degrees roughly. So hope this discussion would clear doubts pertaining to this particular numerical problem. This is a classic numerical problem, students, for ray optics, and simply changing certain terms can make the numerical problem complicated, or appear at least complicated to you all. एक और चीज बच्चों, please understand how you apply the Snell's law during the solution, during solving any numerical problem. The way of applying the numerical Snell's law in any numerical would help you to solve the numerical problem easily. Thank you very much, students. Hope this try would help you to develop a problem solving approach towards numerical problems in ray optics.